विवेक के हॉस्टल आए 1 महीना हो चुका था, पर अब तक उसका कोई दोस्त नहीं बना था। हॉस्टल के सभी बच्चे खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, पर जब विवेक अपने रूम की तरफ बढ़ता है तो अचानक से सारी लाइट्स बंद हो जाती है और उसे डरावनी आवाज सुनाई देने लगती है। डरावनी आवाज सुनकर विवेक के पसीने छूट जाते हैं। पूरी गैलरी में इतना ज्यादा अंधेरा होता है कि विवेक एक एक कदम फूंक फूंक के रखता है। तभी उसे एहसास होता है मानो जैसे उसके पैर के नीचे कुछ आ गया हो। विवेक की डर से चीख निकल जाती है और वो अंधेरे में डरते हुए भागने लगता है और भागते भागते जाकर एक दीवार से टकराकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी गैलरी की सारी लाइट जल जाती है और कुछ लड़के उसके सामने आ खड़े होते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। देखो दोस्तों, जरा इस डरपोक को, अंधेरे से इतना डरता है कि दीवार से ही टकरा गया। अरे तुम छोटे गांव के लोग भी इतने डरपोक होते हो क्या? गांव में तो लाइट नहीं होती, जंगलों में जाना पड़ता है लोटा लेकर, और तुम इतने अंधेरे से डर गए। इतना बोलकर वो सभी लड़के विवेक के ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। बेचारा विवेक डरा सहमा अपने कमरे में जाता है और कुछ देर बाद रात के 2 बजे जब नीरज गहरी नींद में सो रहा होता है तो कोई उसके कमरे का दरवाजा खटखटाता है। दरवाजे की आवाज सुनकर नीरज पवन को उठाता है। अबे यार, क्या घोड़े की तरह सोता रहता है? जाकर दरवाजा खोल, दरवाजे पर कोई है। नीरज पवन को बार बार उठाने की कोशिश करता है, पर पवन उठता ही नहीं। इसके बाद नीरज खुद नींद से उठकर दरवाजा खोलता है, पर वो देखता है कि दरवाजे पर कोई नहीं है। अपने सामने किसी को न देखकर वो एक बार फिर सोने के लिए चला जाता है। नीरज की अभी आंख सही से लगी भी नहीं थी कि एक बार फिर उसे एहसास होता है कि मानो जैसे दरवाजे पर कोई है। इस बार नीरज गुस्से में दरवाजा खोलने के लिए उठता है और दरवाजा खोलते ही कहता है, कौन है भाई? सामने आ। अगर मुझे पता चल गया ना तो खैर नहीं है। तू जानता नहीं तू किससे पंगा ले रहा है। तभी गैलरी की लाइट अपने आप जलने और बंद होने लगती है। अब नीरज के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसे वही डरावनी आवाज सुनाई देती है जैसी आवाज करके उसने विवेक को डराया था। नीरज को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो जल्दी से दरवाजा बंद करके सोने के लिए चला जाता है। नीरज कंबल ओढ़कर आंखें बंद कर लेता है, पर कोई उसका कंबल उसके ऊपर से खींच लेता है और जब नीरज उठता है तो वो देखता है कि कमरे में कोई नहीं है और पवन भी आराम से सो रहा है। वो एक बार फिर पवन को उठाता है, पर पवन उठता ही नहीं, मानो जैसे पवन मर चुका हो। पवन की नीली पड़ी बॉडी देखकर नीरज का गला सूखने लगता है और वो कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है, पर कमरे का दरवाजा नहीं खुलता और अचानक से कमरे की खिड़की अपने आप ही खुल जाती है और खिड़की के बाहर उसे किसी औरत का साया नजर आता है। उसे देख नीरज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कमरे के दरवाजे के पास मुंह छुपाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब नीरज अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को बिस्तर पर पाता है और पवन उससे कहता है, अबे यार, मैंने तुझे कितनी बार बोला है ऐसे सस्ते नशे करके मत सोया कर। पता है सबको लगा तू मर गया। कब से तुझे उठा रहे हैं, उठ क्यों नहीं रहा था? ये बात प्रिंसिपल तक पहुंचने वाली थी तो मैंने संभाल लिया। अबे सुबह कब हुई और मैं बिस्तर पर कैसे? मैं तो रात को दरवाजे के पास था। अरे तू पागल हो गया है क्या? तू घोड़े बेचकर बिस्तर पर ही सो रहा था और सुबह के 11 बज गए हैं। तूने 2 क्लास भी छोड़ दी और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। अब तो बेटा सीधा तुझे लंच ही मिलेगा। पवन की बातें सुनकर नीरज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब नीरज पवन को कल रात की सारी घटना बताता है। इसके बाद पवन नीरज से कहता है, देख यार, 2 ही चीज हो सकती है, या तो तेरे दिमाग का वहम है या तो फिर ये सब कुछ किया कराया उस विवेक का है। हमने भी तो उसे कल इसी तरह से डराया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमसे बदला ले रहा है? अगर ऐसी बात है तो आज उस विवेक की खैर नहीं। आज मैं उसे इतना डराऊंगा कि उसे अपनी मरी हुई नानी तक याद आ जाएगी। अब क्या था, नीरज पवन के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाता है और रात को एक बार फिर डिनर करने के बाद जब सभी लड़के अपने रूम में सोने के लिए जाते हैं
तो नीरज और पवन विवेक के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, विवेक यार, हमें माफ कर दे। तू छोटे गांव से आया है, गंवार है, इसलिए हम तेरा मजाक बना रहे थे और तुझे डरा रहे थे। अगर हमें पता होता कि तेरी माँ इतनी बीमार है और फिर भी तुझे हॉस्टल भेज रही है तो हम तुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते। क्या मेरी माँ की तबीयत खराब है? पर तुम्हें कैसे पता? विवेक, सच में तुझे कुछ नहीं पता? अरे हॉस्टल के फोन पर तेरी माँ का फोन आया था और चौकीदार अंकल बता रहे थे कि तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। वो तेरा ही नाम ले रही है और तुझे ही याद कर रही है। मेरी मान तो एक बार तू अपनी माँ से मिलने चला जा, क्योंकि तेरी माँ यहीं अपने हॉस्टल के पास जो शमशान घाट है ना, उसके पीछे वाले अस्पताल में एडमिट है। क्या मेरी माँ यहीं के अस्पताल में एडमिट है और मुझे कुछ नहीं पता? पता होगा भी कैसे? मैं अपनी माँ से बात ही कहाँ करता हूँ। सारी गलती मेरी है। मुझे अपनी नाराज़गी इतनी नहीं रखनी चाहिए थी। प्लीज़ मुझे बताओ वो हॉस्पिटल कहाँ है? मैं अभी जा रहा हूँ अपनी माँ के पास। बेचारा विवेक इस बात से अनजान था कि ये सारी चाल नीरज और पवन की है। अब नीरज और पवन विवेक को बेवकूफ़ बनाकर शमशान घाट में ले जाते हैं और उसे वहीं अकेला छोड़कर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और एक बार फिर उसे डराने की कोशिश करते हैं, पर इस बार उनकी चाल उल्टी पड़ जाती है। विवेक शमशान घाट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है, तो वहीं नीरज और पवन ये सब देखकर मजे ले रहे होते हैं। पर तभी तेज आंधी और तूफान चलने लगती है। अरे यार, ये मौसम अचानक से कैसे खराब हो गया? अब इस डरपोक को हम डराएंगे कैसे? भाई मेरी बात मान, तो अभी घर चलते हैं, इस बेवकूफ को यहीं छोड़ते हैं। वैसे भी ये बहुत डरपोक है, ये चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा और इसे तो यहाँ का रास्ता भी नहीं पता। हम दोनों यहाँ से चलते हैं, मौसम बहुत खराब हो रहा है। पर मेरा बदला? अरे भाई, तेरा बदला भी ले लेंगे, पर अभी यहाँ से चलते हैं। पवन और नीरज इतना बोलकर वहां से जाने लगते हैं कि तभी एक बड़ा सा पेड़ टूटकर उन दोनों के सामने गिर जाता है। बाल बाल बचे, मैं कह रहा था तुझे यहाँ से जल्दी चलते हैं, मौसम बिगड़ रहा है। ये तो अच्छा है कि ये पेड़ हमारे ऊपर नहीं गिरा। अब चलो यहाँ से। इतना बोलकर पवन नीरज का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाने लगता है, पर हवा इतनी तेज चलने लगती है कि पवन और नीरज आगे बढ़ ही नहीं पाते। रात का सन्नाटा और तेज आंधी तूफान के साथ बिजली भी कड़कने लगती है और पल भर में उन दोनों की नजरों के सामने से विवेक गायब हो जाता है और उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। बहुत सता लिया तुमने मेरे बेटे को, अब तुम्हारी खैर नहीं। इसी शमशान में मैं तुम्हारी लाश को दफन कर दूंगी। देखा भाई, मैंने कहा था ना उस रात को जो भी कुछ हुआ मेरे साथ, वो मेरे दिमाग का कोई वहम नहीं था। और अब तो ये भी साबित हो चुका है कि इन सब के पीछे उस बेवकूफ विवेक का भी हाथ नहीं है। हमने गलती करी शमशान घाट में आकर। तू पागल हो गया है क्या? तू कहना क्या चाहता है कि यहाँ भूत है? अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, ये इस विवेक का काम है। हमने उसे झूठ कहा कि उसकी माँ बीमार है, उसे ये बात पता चल गई होगी, इसलिए वो अब हमें डराने की कोशिश कर रहा है। पवन ये सब कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी पवन को एहसास होता है कि मानो जैसे उसके गालों पर किसी ने जोरदार तमाचा मारा हो। पवन अपने गाल पकड़ लेता है तो वहीं दूसरी ओर नीरज अपने आप ही हवा में उड़ने लगता है और उल्टा लटक जाता है। कौन है? देखो, तुम जो भी कोई हो, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस इस विवेक के साथ थोड़ा मजा कर रहा था। ये सारा प्लान इस पवन का था। मैं तुम दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब से मेरा बेटा इस हॉस्टल में आया है, तब से तुम दोनों ने उसका जीना हराम कर दिया है। आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर विवेक की मरी हुई माँ उन दोनों के सामने आ जाती है। विवेक की माँ को देखकर उन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और विवेक की माँ अपनी शक्तियों से पवन को जमीन के अंदर कमर तक गाड़ देती है। अपनी मौत को अपने सामने देखकर नीरज और पवन के होश उड़ जाते हैं और वो दोनों अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। तभी वहां विवेक आ जाता है और अपनी माँ को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और जाकर अपने माँ के गले लगने लगता है और वो चाहकर भी अपनी माँ को छू नहीं पाता। माँ, आप मेरे सामने खड़ी हैं, वो भी सही सलामत, फिर मैं आपको छू क्यों नहीं पा रहा? और आपने इन दोनों की ऐसी हालत कैसे कर दी?
विवेक बेटा, मैं इन दोनों को आज नहीं छोड़ूंगी। तुझे जो कोई भी परेशान करेगा वह मौत के घाट उतारा जाएगा। और बेटा, तू मुझे चाह कर भी इसलिए नहीं छू पा रहा क्योंकि अब मैं तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। पर एक बात हमेशा याद रखना, मैं मरकर भी अमर हूँ और हमेशा तेरी हिफाजत करती रहूंगी। जब विवेक को ये पता चलता है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही और उसके सामने जो औरत खड़ी है वो उसकी माँ की आत्मा है, तो विवेक के हलक में उसकी आवाज रुक जाती है और उसकी आंखों से सिर्फ आंसू के अलावा कुछ नहीं गिरते। और तभी उसके आंखों के सामने कुछ पुरानी धुंधली यादें आ जाती है, जहां वो बड़ी ही बेरुखी के साथ अपना सामान पैक करके घर छोड़कर जा रहा होता है। माँ, अगर आज पापा जिंदा होते तो आज हम शहर में होते। पापा के जाने के बाद तो तुमने मुझे बिल्कुल देहाती बना दिया है। मेरे सारे दोस्त बाहर हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं और शहर में नौकरी करने लगे हैं। एक मैं हूँ जिसकी अब तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई, पर मैंने भी सोच लिया है मैं हॉस्टल जाकर रहूंगा और तुम मुझे अब रोक भी नहीं पाओगी। और मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हुआ। नहीं विवेक बेटा, तुझे हॉस्टल जाना है, तू जा, पर मुझसे बेरुखी से पेश मत आ। मैं तेरी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझे माफ कर दे, मैं तुझे शहर नहीं भेज पाई, पर तू वहाँ जाकर अच्छे से रहना और मुझसे बातें करते रहना। विवेक की माँ विवेक की खुशी के लिए उसे हॉस्टल जाने देती है, पर विवेक की नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो हॉस्टल जाने के बाद एक बार भी अपनी माँ से बात नहीं करता। और विवेक की माँ उसकी ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो अपने बेटे की याद में दम तोड़ देती है। पर अफसोस, इस बात से बेखबर विवेक हॉस्टल में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। माँ, मुझे माफ कर दो। अगर मुझे पता होता कि मेरी नाराजगी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगी और मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओगी तो मैं कभी हॉस्टल नहीं आता। इस हॉस्टल में आने के बाद मुझे आपकी अहमियत का पता चला। मैंने आपसे बात करने की कोशिश की पर आपका फोन ही कभी नहीं लगा। लगता भी कैसे आप इस दुनिया में जो नहीं रही। विवेक, तेरी नाराजगी खत्म हो गई मेरे लिए, यही बहुत है। पर मैं इन लड़कों को आज माफ नहीं करूंगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई तुझे परेशान करने की। नहीं माँ, इन्हें कुछ मत करो। ये भी तो किसी के बेटे हैं और मैं नहीं चाहता जैसे हम दोनों अलग हो गए वैसे ही कोई माँ अपने बेटे से अलग हो जाए। अगर इन्हें कुछ हो गया तो शायद उनकी माँ भी बेटे की गम में मर जाए। प्लीज हमें माफ कर दो। हम ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे और विवेक को अपने छोटे भाई की तरह रखेंगे और हॉस्टल में आए हर नए बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। हमें माफ कर दो और हमें एक मौका दे दो। माँ, इन्हें माफ कर दो और एक मौका दे दो मेरे लिए। विवेक के कहने पर विवेक की माँ उन दोनों लड़कों को माफ कर देती है और वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद विवेक, नीरज और पवन अपने हॉस्टल चले जाते हैं। और हॉस्टल जाने के बाद अगले ही दिन पवन किसी पंडित से बात करता है और विवेक की माँ की आत्मा की शांति के लिए वो तीनों मिलकर एक पूजा करते हैं। जिसके बाद विवेक की माँ की आत्मा को शांति मिल जाती है। कुछ समय पहले पूजा आज बहुत खुश थी। वो उसकी 12वीं की परीक्षा में अव्वल नंबर से पास हुई थी। आगे की पढ़ाई वो मुंबई में करने वाली थी। वहां उसके परिवार में से कोई रिश्तेदार नहीं था, तो पूजा के पापा ने कॉलेज के हॉस्टल में पूजा को भेजना सही समझा। पहली बार पूजा अपने घर से दूर रहने वाली थी। वो थोड़ी दुखी थी, पर अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने कॉलेज के हॉस्टल में जाना ठीक समझा। अपने माँ पापा का आशीर्वाद लेकर वो अपने राह पर निकल पड़ी। उसके पापा उसे हॉस्टल तक छोड़ने आए थे। वे दोनों हॉस्टल में पहुंच गए। बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो मेरा इस कॉलेज में नंबर आया है और मैं हॉस्टल में ही रहने वाली हूँ। क्या आप मुझे मेरा कमरा नंबर बताएंगी? हाँ जरूर। इतना बोलकर वार्डन ने पूजा की ओर देखा और थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। फिर खुद को संभालते हुए वार्डन ने चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए कहा, ओ, आपका रूम नंबर मिल गया, ये लीजिए चाबी। रूम नंबर क्या है? वो चाबी के टैग पे लिखा है। ओ हाँ, रूम नंबर 501। शुक्रिया। कोई बात नहीं, कुछ भी समस्या आए तो मुझे बोल देना। जी बिल्कुल। पूजा अपने पापा को अलविदा कहकर अपने रूम की तरफ चली रही थी।
हॉस्टल बिल्कुल वीरान और सुनसान था। ये बात पूजा को बहुत अजीब लग रही थी। तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। पूजा ने देखा तो वहां कोई नहीं था। वो थोड़ी घबरा गई, फिर वो नजरअंदाज करके आगे चलने लगी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसके साथ साथ उसके पीछे और भी कोई चल रहा हो। सामने लगे शीशे पर पूजा की नजर पड़ी तो वो चौंक गई। उसने देखा तो वहां एक लड़की खड़ी थी। कौन हो तुम? मैं प्रिया हूँ। तुम 501 में रहने वाली हो ना? हाँ, पर क्यों? वहाँ मत रहो, नहीं तुम मारी जाओगी। कुछ भी। वैसे तुम कौन हो? यहाँ पे रहती हो क्या? इसी कॉलेज में हो? तुमसे मतलब? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर पूजा बस 2 कदम आगे चली और पीछे मुड़कर देखा तो वहां पे प्रिया नहीं थी। ये देखकर वो थोड़ी परेशान हो गई, मगर कुछ सोचकर वो अपने रूम की तरफ चली गई। पूजा का रूम बड़ा ही अच्छा और साफ सुथरा था। खाना खाने के बाद जब पूजा रूम में आई तो उसने सोचा ठंडी हवा में बालकनी में किताब पढ़ी जाए। उसकी बालकनी से बाहर का कुआं साफ दिखाई देता था, जो कि रात के अंधेरे में काफी डरावना लग रहा था। वो किताब पढ़ने लगी, तभी उसे कुएं के पास किसी की परछाई दिखाई दी, मगर अगले ही पल वो परछाई वहां से गायब हो गई। पूजा को अब नींद आने लगी। वो सोने जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी तो पीछे प्रिया खड़ी थी, जो पूजा को बगैर पल के झपकाए घूर कर देखे जा रही थी। उसे देखकर पता नहीं क्यों पूजा के डर से रोंगटे खड़े होने लगे। उसने डरते हकलाते हुए कहा, कौन हो तुम? तभी अचानक टेबल पर रखा हुआ टेबल लैंप जमीन पर गिर गया। पूजा तुरंत टेबल की ओर चली गई। उसने टेबल लैंप रखकर जैसे ही वापस पीछे मुड़कर देखा तो अब वहां कोई नहीं था। पूजा को अब अपना सर घूमता हुआ सा महसूस हुआ। वो बड़बड़ाने लगी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इतना बोलते हुए पूजा अपने सर को दोनों हाथों से पकड़कर बेड पर गिर गई। तभी उसे अपने हाथ पर पानी की बूंदें टपकती हुई महसूस हुई। पूजा ने तुरंत अपनी नजरें छत की ओर कर ली, मगर उसने देखा कि छत पर कोई लीकेज नहीं था। पूजा अपने हाथ को टॉवल से साफ करने ही वाली थी कि अचानक उसने देखा कि उसका पूरा हाथ खून से सना हुआ था। जब उसने गिरती हुई बूंदों को गौर से देखा तो वो बुरी तरह से डर गई, क्योंकि छत से पानी नहीं खून टपक रहा था। पूजा ने बड़ी हिम्मत करके दोबारा डरते हुए जब छत की ओर देखा तो छत को देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा छत पर एक लड़की छिपकली की तरह चिपकी हुई उसे घूर रही थी। उसके चेहरे का एक हिस्सा उसके लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था और दूसरा हिस्सा बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा था। उसके बाल बेहद लंबे थे। उसकी दोनों आंखें पूरी तरह लाल थी और उसकी दोनों आंखों में से खून की बूंदें नीचे टपक रही थी। इस भयानक मंजर को देखकर पूजा के गले से दबी दबी सी एक आवाज तक नहीं निकल पाई, जो उसके गले में ही दब कर रह गई। अचानक वो लड़की बेहद फुर्ती से कूदकर नीचे आ गई और पूजा को घूर कर खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। पूजा वहां से भागना चाहती थी, मगर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि किसी ने उसके पैरों को बुरी तरह से जकड़ लिया हो। उसे अपने हाथ पैर बेजान से होते हुए महसूस होने लगे। पूजा कपकपाती हुई उसकी ओर देखकर बोली, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? मगर उस लड़की ने पूजा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस पूजा को घूरे जा रही थी। अचानक उस लड़की की जीभ बेहद लंबी हो गई और उसकी जीभ ने पूजा की गर्दन को जकड़ लिया। पूजा को अपना दम घुटता हुआ सा महसूस हुआ। उसकी जीभ की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। पूजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई उसके शरीर से उसका खून खींच रहा हो। तभी अचानक पूजा के कानों में वार्डन की आवाज आई, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम बहरी हो? मैं इतनी देर से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ, लेकिन तुम कुछ जवाब ही नहीं दे रही, बस बुत बनी खड़ी हुई हो। अचानक वो भयानक चेहरे वाली लड़की वहां से गायब हो गई और पूजा ने खुद को अकेला खड़ा हुआ पाया। उसे अपने शरीर में जान आती हुई महसूस हुई। अब वो अपने पैर हिला सकती थी। उसने बड़ी फुर्ती से वार्डन की ओर पलटकर देखा। पूजा का पूरा शरीर पसीने से भीग रहा था। उसके चेहरे से पसीने की बूंद टपक रही थी। पूजा की यह हालत देखकर वार्डन बुरी तरह से घबरा गई। वह तुरंत पूजा के पास आकर बोली, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? पानी, प्लीज मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए। वार्डन ने तुरंत पानी की बोतल निकालकर पूजा की ओर बढ़ा दी। पूजा एक ही सांस में सारा का सारा पानी पी गई।
और हैरान नजरों से वार्डन की ओर देखकर बोली, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर ये पसीना कैसा? पूजा ने एक ही सांस में वार्डन को सारी घटना बता दी। पूजा ने देखा कि वार्डन का चेहरा उतर गया। उसके चेहरे पर खौफ की परछाइयां लहराने लगी। मगर पूजा ने देखा वार्डन ने अचानक खुद को संभाल लिया और उसने गंभीर लहजे में पूजा की ओर देखकर कहा, कभी कभी हमें जो दिखता है वो सच नहीं होता पूजा, हमारी आंखों का भ्रम होता है। याद रखना, अगर तुम इसे सच समझोगी तो वो सच होगा, और अगर भ्रम समझोगी तो सिवाय भ्रम के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। पूजा वार्डन को हैरत भरी नजरों से देखने लगी। मैं आपकी किसी भी बात का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ। प्लीज आप मुझे बताएं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है आप इस बारे में जरूर कुछ न कुछ जानती होंगी। पूजा की बात सुनकर वार्डन पूजा को बहुत गौर से देखने लगी और उसके बाद वार्डन ने पूजा को जो कुछ बताया उसे सुनकर पूजा के होश उड़ गए। वार्डन ने उसे बताया कि बहुत सालों पहले इस कमरे में प्रिया नाम की एक लड़की रहा करती थी। कहते हैं कि वो एक शैतान की पुजारन थी। उसे काला जादू करने में महारत हासिल थी। लोगों को परेशान करके उसे मजा आता था। हॉस्टल के सारे स्टूडेंट उसके नाम से ही घबराते थे। फिर कुछ समय बाद हॉस्टल में लड़कियों के गायब होने की घटनाएं शुरू होने लगी, मगर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो प्रिया के ऊपर उंगली उठा सके। एक दिन हॉस्टल के वार्डन ने प्रिया को अपनी आंखों से हॉस्टल की एक लड़की को बलि देते हुए देख लिया। शैतान को खुश करने के लिए वो निर्दोष और मासूम लड़कियों की बलि देकर उनकी लाश उसके सामने कुएं में फेंक दिया करती थी। दूसरे दिन वार्डन ने ये सारी आंखों देखी घटना हॉस्टल में फैला दी। जो लड़कियां इस हॉस्टल से गायब हुई थी, इस बात का जब उनके पेरेंट्स को पता लगा तो ये सुनकर वो आग बबूला हो गए। उनमें से किसी ने भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, बल्कि वो सीधे हॉस्टल में आ धमके और उन्होंने इसी रूम में प्रिया को जिंदा जला दिया और उसकी लाश को उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं में वो लड़कियों को मारकर फेंक दिया करती थी। हॉस्टल की रेपुटेशन खराब ना हो इसलिए ये बात मीडिया और पुलिस से छुपा ली गई और इस कमरे को बंद कर दिया गया। सालों बाद जब इस रूम को खोला गया तो रहस्यमयी घटनाएं होनी शुरू हो गई। इस कमरे में कोई भी लड़की रुकती तो दूसरे दिन वो यहाँ से भाग जाती या फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती। जब वार्डन ने उसे रूम दिया था तो वो बहुत ही कश्मकश में थी। वार्डन की बात सुनकर पूजा खौफ भरी नजरों से वार्डन की ओर देखने लगी। उसने हकलाते हुए वार्डन की ओर देखकर कहा, अगर ऐसी बात थी तो फिर आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? इस बारे में हॉस्टल में कोई बात नहीं करता। कहते हैं जब भी कोई प्रिया के बारे में बात करता है वो जिंदा नहीं बचता। वार्डन ने ये बात बोली ही थी कि अचानक उन दोनों के कानों में एक भारी आवाज टकराई। और तूने वो गलती कर दी। उन दोनों ने जैसे ही सामने की ओर देखा तो प्रिया अपना भयानक चेहरा लिए उन दोनों के सामने खड़ी हुई थी। प्रिया का भयानक चेहरा देखकर वार्डन की आंखें डर से फटी की फटी रह गई। उसने हकलाते हुए पूजा की ओर देखकर कहा, तुम यहाँ से भाग जाओ पूजा। लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं पूजा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वार्डन ने इतना कहा ही था कि अचानक प्रिया की जीभ बेइंतहा लंबा हो गई और उसने वार्डन की गर्दन पकड़ ली। पूजा को फिर से अपने कदम जकड़े हुए से महसूस हुए। उसे अपना शरीर फिर से बेजान सा होता हुआ महसूस हुआ। वह बेबसी से वार्डन की ओर देख रही थी। उसने देखा कि वार्डन की आंखें बाहर की ओर निकलती जा रही थी। कुछ ही पलों में वार्डन का शरीर बेजान होकर गिर पड़ा। प्रिया खूंखार नजरों से पूजा की ओर देखने लगी। प्रिया पूजा को देखकर वैसी तरीके से हंसते हुए बोली, तुझे समझाया था ना मैंने, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी और लोग मुझे डायन कहते हैं। वो समझते हैं कि उन्होंने मुझे खत्म कर दिया। बेवकूफ इतना भी नहीं जानते कि मैं तो यहाँ से कभी गई ही नहीं थी। मेरी आत्मा उस कुएं और इस कमरे से जुड़ी हुई है। मुझे यहाँ से जाने दो। किसी भी कीमत पर नहीं। इस रूम में जो आता है जिंदा बचकर नहीं जाता। इतना बोलते ही प्रिया की जीभ फिर से लंबी होने लगी। देखते ही देखते उसके बाल लंबे हो गए। उसके दोनों हाथों के नाखून बहुत बड़े हो गए। उसका चेहरा बुरी तरह से भयानक हो गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। पूजा अपने आप को बेबस सा महसूस करने लगी। उसे एहसास होने लगा कि अब वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगी। खौफ के मारे पूजा ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसने कानों में वार्डन की बताई हुई बात गूंज गई। वार्डन ने कुछ देर पहले उससे कहा था कि अगर उसे सच मानोगी तो वो सच होगा और अगर भ्रम मानोगी तो वो भ्रम होगा। और अब पूजा के दिमाग में प्रिया की बात भी दौड़ने लगी। प्रिया ने भी कुछ देर पहले उससे कहा था कि वो उस कुएं और इस कमरे से जुड़ी हुई है।
पूजा के दिमाग में ख्याल आया कि अगर वो इस कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है तो शायद उसकी जान बच सकती है। पूजा ने मन ही मन अपने इरादे को मजबूत किया और बेखौफ होकर आंखें खोल दी और अपनी आवाज तेज करते हुए प्रिया की ओर देखकर कहा, तू सिर्फ एक भ्रम है और कुछ नहीं। तू तो पहले से ही मर चुकी है। तू मेरा क्या बिगाड़ेगी? पूजा की बात सुनते ही प्रिया की लंबी होती जीभ वहीं के वहीं रुक गई। अचानक पूजा को अपने अंदर जान आती हुई महसूस हुई और वो बगैर देरी किए बेहद फुर्ती से कमरे के बाहर की ओर भागी। प्रिया चाहकर भी उसका पीछा नहीं कर पाई। पूजा दौड़कर हॉस्टल से बाहर निकल आई। अपना सामान वहीं छोड़कर पहली बस से अपने शहर वापस आ गई और उसने सारी घटना अपने पेरेंट्स को बताई। अगले दिन हॉस्टल की वार्डन की लाश हॉस्टल में प्रिया के कमरे में मिली। सब जानते हैं कि वार्डन की हत्या किसने की है, पर किसी ने भी डर और खौफ की वजह से कोई सवाल नहीं उठाया। मगर पूजा जानती थी, क्योंकि उसकी ही आंखों के सामने उस डायन ने वार्डन को मार डाला था और उसके बाद हमेशा के लिए प्रिया के कमरे में ताला लगा दिया गया और उस कुएं को बंद कर दिया गया। पूजा आज भी जब उस हॉन्टेड हॉस्टल को याद करती है तो उसके डर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो रातों को आज भी चैन से सो नहीं पाती और डर कर उठ जाया करती है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।